भाई मैं साफ साफ मरा नहीं था, फिर भी मैंने अंडरवर्ल्ड में पूरे 1000 साल बिता दिए। आलम यह था कि खुद यमराज मुझे अपना भाई बोलते थे। ब्लैक और व्हाइट वार्डन मुझे बड़े भैया कहते थे। और वो ऑक्सहेड और हॉर्सफेस तो आपस में इस बात पर लड़ते थे कि मेरी सवारी कौन बनेगा। और ये सब क्यों? क्योंकि मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी काम से जी नहीं चुराया। हर दिन मैं पूरे अंडरवर्ल्ड की साफ सफाई करता था। लेकिन आज मेरा काम खत्म, क्योंकि भाई आखिरकार मैंने अंडरवर्ल्ड की एक एक जगह पर चेक इन पूरा कर लिया है। अब अगर मेरा पुनर्जन्म सक्सेसफुल हो गया तो मैं बाकी सब लोगों से सीधे 10,000 साल आगे से शुरुआत करूंगा। इसलिए मैं सीधे यमराज के पास जाता हूँ और अंडरवर्ल्ड के ऑफिशियल पद से अपना इस्तीफा सौंप देता हूँ। यमराज अपनी जीवन मृत्यु की किताब बंद करते हैं और अपने सामने खड़े इस जवान लड़के को देखते हैं। इथन, तुमने पूरे 1000 साल तक अंडरवर्ल्ड की सेवा की है। 1000 साल का छिपा हुआ पुण्य तुमने बिना किसी शिकायत के कमाया है। इस पुनर्जन्म के लिए मैं तुम्हें कल्टिवेटर्स के एक बड़े खानदान में भेज रहा हूँ। इंतजार कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यमराज जी। मैं इज्जत से झुककर प्रणाम करता हूँ, पर अंदर ही अंदर मैं पागलों की तरह मुस्कुरा रहा हूँ कि चलो भाई फाइनली। फिर ऑक्सहेड और हॉर्सफेस मुझे ब्रिज ऑफ फॉरगेटिंग पर ले जाते हैं। इथन, मैंने सुना कि तुम आज जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी इस बूढ़ी दादी ने सिर्फ तुम्हारे लिए इसमें कुछ स्पेशल मिलाया है। इसे पूरे 3 घंटे एक्स्ट्रा उबाला है। इस सूप के कटोरे को पियो और एकदम हल्के दिल से अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाओ। ये बोलते हुए एक सुनहरे रंग के सूप का कटोरा मेरे हाथों में थमा दिया जाता है। अरे कम ऑन ग्रैनी लीफी, आपने मेरे लिए सिर्फ सूप ही नहीं बनाया, बल्कि उसमें नशा भी मिला दिया। डर लग रहा है क्या कि मुझे आप तीनों की याद रह जाएगी? मैं उनके हाथ से वो भूलने वाला सूप ले लेता हूँ। मैं अपने उन 3 पुराने दोस्तों की तरफ देखता हूँ जिन्हें छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा। दोस्तों, इस आखिरी अलविदा के बाद मैं एक बहुत ही बड़ी और शानदार दुनिया में जा रहा हूँ। ये आखिरी शब्द बोलने के बाद मैं अपना सिर पीछे झुकाता हूँ। कुछ बड़े हाइफन, बड़े घूंट और सूप खलास। मेरी आंखें एकदम सुन्न हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा ही गायब हो गई हो। लेकिन भाई जाहिर सी बात है कि यह सब सिर्फ एक नाटक था। इससे पहले मैंने उस भूलने वाले पुल पर चेक इन करके एक अनमोल खजाना जीता था, एवरमाइंड एलिक्सिर। अब जब एवरमाइंड एलिक्सिर मेरे अंदर है तो चाहे कितना भी तगड़ा भूलने वाला सूप हो, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसका मतलब कि मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं अपनी पिछली जिंदगी की एक एक याद को अपनी अगली जिंदगी में साथ लेकर जा रहा हूँ। तभी नदी के पार एक चमकता हुआ 7 रंगों का रास्ता खुलता है। मैं रोशनी की एक लकीर बनकर उसमें घुल जाता हूँ और पुनर्जन्म के उस रास्ते में गायब हो जाता हूँ। अब एवरलास्टिंग रेल्म के प्राचीन एशवुड कबीले के एक शांत और सुनसान कमरे में एल्डर एओन अपनी पतली सी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोलते हैं। मैंने रात के आसमान को पढ़ा है, अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाया है। हमारे एंसेस्ट्रल सॉवरेन दोबारा जन्म लेने वाले हैं। ये सुनकर गैरेथ एशवुड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका पूरा शरीर एक्साइटमेंट के मारे कांपने लगता है। क्या यह वाकई सच है? दरअसल एशवुड कबीले में एक पुरानी कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि उस जमाने में अपनी दुनिया को हिला देने वाली ताकत के दम पर सॉवरेन रेल्म की सबसे ऊंची चोटी पर कब्जा किया था। फिर न जाने किस वजह से उस एम्प्रेस ने पुनर्जन्म के चक्र में जाने का फैसला किया। पूरे 100 जन्मों के बाद वो एक बार फिर एशवुड कबीले में पैदा होने वाली थी। गैरेथ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी आंखें खोपड़ी से बाहर आने को तैयार हैं, यानी वो पूर्वज सम्राट मेरी पत्नी के पेट से जन्म ले रहे हैं। जैसे ही गैरेथ ये सुनता है, उसका मन करता है कि वो भागकर सीधे अपनी पत्नी के कमरे में चला जाए। एल्डर एओन धीरे से खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उनके उस हमेशा शांत रहने वाले चेहरे पर उनकी गहरी आंखों से अचानक सोने जैसी 2 चमकदार रोशनी की किरणें निकलती हैं। मेरी इन बूढ़ी हड्डियों को भी थोड़ा स्ट्रेचिंग की जरूरत है। और ठीक इसी वक्त मैं अपनी माँ के पेट के अंदर हूँ और इस बात पर हैरान हो रहा हूँ कि भाई जिंदा रहना कितना मजेदार है। और अंडरवर्ल्ड में चेक इन करके जीते हुए उस 1000 साल के खजानों के साथ मैं तो पैदा होने से पहले ही स्टार्टिंग लाइन पर बाकी सब लोगों से 1000 साल आगे हूँ। अब सोचो मैं कितना खतरनाक स्ट्रांग होने वाला हूँ। लेकिन भाई मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे ठीक सामने एक छोटी सी बच्ची भी होगी, आंखें बंद किए आराम से सोती हुई। अरे भाई मेरी तो एक छोटी बहन भी है। चलो कोई बात नहीं, आगे के सफर में साथ देने के लिए कंपनी मिल गई। उसे गहरी नींद में सोता हुआ देखकर मैं अपनी प्राइमोडियल सेराफेन बॉडी को खुद में फ्यूज शुरू कर देता हूँ। कुछ वक्त बीत जाता है। पेट के अंदर वो छोटी बच्ची अपनी आंखें खोलती है। पूरे 100 जन्मों के बाद अब उसे सॉवरेन के रास्ते पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इटरनल सॉवरेन इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा शासक होता है, तीनों लोगों का असली मालिक। उसकी ये 1 लाख सालों की तैयारी इसी ताज को हासिल करने के लिए थी। इस जन्म में उसे पूरा भरोसा है कि वो इटरनल सॉवरेन बनकर ही रहेगी। तभी ऑरोरा एशवुड साइड में देखती है, वहाँ ठीक उसके बगल में एक छोटा सा लड़का लेटा हुआ है। उसने इस बार अपना एक छोटा भाई होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। धीरे धीरे समय बीतता है और करीब 1 महीना निकल जाता है। डिलीवरी रूम के अंदर 7-8 दैयां यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रही हैं। तभी अंदर से एक आवाज आती है, बधाई हो, कबीले के मुखिया लड़की हुई है। दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। वहाँ मौजूद लोगों में से सिर्फ कबीले के मुखिया और एल्डर को ही पता है कि ये उनकी पूर्वज सम्राट का पुनर्जन्म है। बाकी सब तो यही मान रहे हैं कि ये एक नॉर्मल डिलीवरी है। वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तभी अचानक काले पड़ चुके आसमान से एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है। किस्मत चमका देने वाले सुनहरे बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं। आसमान के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दरार खुल जाती है जो पूरे क्षितिज तक फैली हुई है और उसमें से वायलेट एनर्जी की एक नदी बहने लगती है। जब वो बैंगनी एनर्जी हवा में लटकी हुई थी, तभी एशवुड कबीले के हर एक मेंबर को एक बहुत ही भारी और कुचल देने वाले प्रेशर का एहसास होता है। कुछ लोग जिनकी ताकत कम थी
उनके लिए तो सांस लेना भी भारी पड़ रहा था। तभी वो छोटी बच्ची सीधे छत फाड़कर बाहर निकलती है और हवा में तैरते हुए आसमान की उस बैंगनी एनर्जी को अपने अंदर सोखने लगती है। हर कोई इसे महसूस कर सकता है। जैसे जैसे वो बैंगनी एनर्जी उसके अंदर समा रही है, उसकी लाइफ फोर्स और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। यहाँ तक कि कई सालों से ट्रेनिंग कर रहे कल्टीवेटर से भी कहीं ज्यादा। वहां खड़ा हर एक इंसान इस नजारे को देखकर सुन पड़ जाता है। गैरेज झटके से अपना सिर पीछे करता है। उसकी आंखों में साफ साफ अविश्वास दिख रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूर्वज सम्राट का दोबारा जन्म साक्षात प्राइमोर्डियल वॉयलेट रेडियंस को नीचे खींच लाएगा। आखिर ऐसा कमाल करने के लिए किस लेवल का खतरनाक टैलेंट चाहिए होता है। जैसे ही वो बैंगनी रोशनी पूरी तरह सोख ली जाती है, कमरे के अंदर से एक बच्चे के रोने की तेज आवाज गूंजती है। एक दाई आंगन की तरफ चिल्लाकर कहती है, बधाई हो कबीले के मुखिया, लड़का हुआ है। ये सुनकर गैरेथ अपना सिर पीछे करके जोर से ठहाका लगाता है। वो इस लड़के के जन्म से उस पूर्वज सम्राट के जन्म से भी कहीं ज्यादा खुश है। भाई, पूर्व सम्राट ट्रंप का टैलेंट भले ही आसमान छूने वाला हो, लेकिन उनका रुतबा गैरेथ से ऊपर है। उसे हमेशा उनके सामने जी हाइफन हुजूरी करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो लड़का पैदा हुआ है, यही असली वारिस है जो एशवुड कबीले की विरासत को आगे बढ़ाएगा। चाहे मेरे इस बेटे का टैलेंट कैसा भी हो, मैं इसे इस पूरी कायनात का सबसे ताकतवर इंसान बनाऊंगा। अभी वो मन ही मन ये प्लानिंग कर ही रहा था कि आसमान में एक और कान फाड़ देने वाला धमाका होता है, जो पिछले वाले से भी कहीं ज्यादा तेज था, जिसने धरती और आसमान दोनों को हिलाकर रख दिया। कबीले के कई लोग तो सिर्फ इस आवाज को सुनकर ही डर के मारे जमीन पर गिर जाते हैं। आसमान खुद फटकर 1 लाख मीटर लंबी दरार में बदल जाता है और उस दरार की गहराइयों से हजारों फीट ऊंचे विशालकाय दानव और देवता एक एक करके बाहर आने लगते हैं। कुछ दिव्य रोशनी से घिरे सेलेस्टियल सॉवरेंस हैं, तो कुछ काली शक्तियों से उबलते हुए डेमन गॉड्स हैं। ये देवता और दानव आसमान के सामने सीना ताने खड़े हैं। अगर अंदाजा लगाया जाए तो उनकी तादाद 10,000 से भी ज्यादा है। भगवान और राक्षस पूरे आसमान में तारों की तरह फैले हुए हैं। उनके इस खौफनाक प्रेशर की वजह से हवा भी जैसे करा रही है। पूरे एवरलास्टिंग रेल्म में वो कल्टीवेटर्स और साधु जो हजारों सालों से गुफाओं में तपस्या कर रहे थे, वो सब हिल जाते हैं जैसे ही ये देवता और दानव प्रकट होते हैं। हर एक इंसान को ऐसा लगता है जैसे उनकी सांसें रुकने वाली हैं। एल्डर एओन आसमान की तरफ देखते हैं। उनकी गहरी आंखें डर से कांप रही हैं। देवता और दानव एक साथ नीचे उतर रहे हैं। क्या इन दोनों के बीच कोई बहुत बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है? जैसा कि सब जानते हैं, देवता और दानव आग और पानी की तरह होते हैं, और अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं तो तबाही तय है। या फिर एल्डर एओन का सिर झटके से उस डिलीवरी कमरे की तरफ घूमता है। पूर्वज सम्राट का टैलेंट कुदरत के नियमों से बहुत आगे है। यहाँ तक कि ये देवता और दानव भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर नीचे क्यों आए हैं। लेकिन जब वो इसे अभी अभी हुए पूर्वज सम्राट के जन्म से जोड़कर देखते हैं तो सब कुछ समझ आने लगता है। पूर्वज सम्राट का टैलेंट कुदरत के कानून को चुनौती देता है। ये तीनों लोग उनके अस्तित्व को मंजूर नहीं कर सकते, इसलिए ये देवता और दानव एक साथ नीचे आए हैं ताकि उसे पैदा होते ही खत्म कर सकें। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि तभी कमरे में एक और धमाका होता है। छत की टाइलें पूरी तरह चकनाचूर हो जाती हैं। वो छोटा लड़का छत फाड़कर ऊपर निकलता है और हवा में तैरने लगता है। वो छोटा लड़का आसमान में मौजूद उन हजारों देवताओं और दानवों को देखता है और मजे से हंसने लगता है। उसकी पल धरती और आसमान कांप उठते हैं। वो हजारों देवता और दानव झुक जाते हैं और उस छोटे से बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ये नजारा इतना हैरान करने वाला और आलीशान था कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पूरे 1 लाख मील के दायरे में हर एक इंसान इस चौंकाने वाले सीन का गवाह बनता है। एशवुड कबीले के लोग जो ये सब देख रहे थे, उनकी बोलती पूरी तरह बंद हो जाती है। आखिर ये चल क्या रहा है? ये हजारों देवता और दानव इस छोटे से बच्चे के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? ये तो साक्षात देवताओं और दानवों के असली प्रोजेक्शन है। क्या इस बच्चे ने का टैलेंट इतना खौफनाक है कि आसमान के भगवानों को भी इसके सामने झुकना पड़ रहा है? उनमें से कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था। आखिर ऐसा कौन सा टैलेंट है जो पैदा होते ही देवताओं से गुलामी करवा दे? ये 10,000 देवता और दानव भले ही सिर्फ प्रोजेक्शन थे, लेकिन उनका ऑरा एकदम असली था और उनका घमंड तो 7वें आसमान पर रहता है। लेकिन फिर भी वो सब यहाँ इस छोटे से बच्चे के सामने घुटने टेके बैठे हैं। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस बच्चे का ओरिजिन और इसका टैलेंट आम इंसानों की समझ से बहुत बाहर है। यहाँ तक कि एल्डर एओन जो 8,000 साल से ज्यादा जीत चुके हैं, उनका दिमाग भी सुन पड़ जाता है। वो इतने हैरान थे कि मानो अभी के अभी उनका हार्ट अटैक आ जाएगा। अपने इतने बड़े एक्सपीरियंस के दम पर वो सिर्फ इस बच्चे की असली ताकत का अंदाजा ही लगा पा रहे थे। इस बच्चे के पास यकीनन एक ऐसी खौफनाक बॉडी है जो देवताओं और दानवों दोनों को अपना गुलाम बना सकती है। सिर्फ इसी बात से अंदाजा लगाया जाए तो पहले पैदा हुई उस लड़की के मुकाबले ये लड़का सीधे एक अलग ही लेवल पर है। अभी कुछ देर पहले उन्हें लग रहा था कि उस लड़की के जन्म का चमत्कार तीनों लोगों को हिलाने के लिए काफी था। लेकिन अब इस लड़के के जन्म के बाद उन्हें समझ आया कि असली दहशत किसे कहते हैं। हजारों देवताओं और दानवों को घुटनों पर देखना, उन्होंने सपने में भी ऐसा देखने की उम्मीद नहीं की थी। गैरेथ तो एक्साइटमेंट के मारे पागल ही हुआ जा रहा था। हाँ, मेरे बेटे के पास एक सच्चे सम्राट वाले लक्षण हैं। यह तो अद्भुत है, बहुत ही शानदार। भला वो खुश क्यों ना हो? उसके 2 बच्चों में से एक ने साक्षात बैंगनी रोशनी को खींच लिया, तो दूसरे ने हजारों देवताओं और दानवों को घुटनों पर ला दिया। दोनों का टैलेंट कुदरत के नियमों के परे था। एल्डर, क्या आपको पक्का यकीन है कि कोई गलती नहीं हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़का ही हमारी पूर्वज सम्राट का असली पुनर्जन्म हो? क्योंकि भाई, अगर सिर्फ टैलेंट की बात करें तो ये लड़का उस लड़की से कोसों आगे था। अगर कोई इसे पूर्वज सम्राट कहे तो उस पर यकीन करना ज्यादा आसान होगा। एल्डर एओन एक पल के लिए रुकते हैं, थोड़े परेशान होते हैं और फिर जवाब देते हैं, कोई गलती नहीं हुई है।
वो लड़की ही हमारी पूर्वज सम्राट का असली पुनर्जन्म है। इस मामले में कोई गड़बड़ नहीं है। कबीले के रिकॉर्ड्स में साफ साफ लिखा है कि हमारे पूर्वज सम्राट एक महिला थी। 1 लाख साल पहले उन्होंने महारानी के रूप में गद्दी संभाली थी, जिन्हें एम्प्रेस ऑरोरा के नाम से जाना जाता है। अगर आप आज भी पुरानी जनरेशन के लोगों के सामने ये नाम लेंगे तो उन्हें ये अच्छे से याद है। और हमारे मंदिर के सामने वाले मैदान में महारानी ऑरोरा की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति भी खड़ी है, जो ठीक वैसी ही है जैसी वो 1 लाख साल पहले दिखती थी। तो इसमें कोई गलती कैसे हो सकती है? गैरेथ का मुंह अजीब सा बन जाता है, उसका दिमाग घूमने लगता है। सोचो यार, उस पूर्वज सम्राट ने पूरे 1 लाख साल तक इस जन्म की तैयारी की और पैदा होते ही एक छोटे से बच्चे ने उसका सारा फेम चुरा लिया। अगर उसे ये बात पता चली तो क्या वो गुस्से से पागल नहीं हो जाएगी? अब कमरे के अंदर छत पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था, जिससे बाहर का नजारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऑरोरा अपनी चादर में लिपटी हुई आसमान में मौजूद उन हजारों देवताओं और दानवों को घूर रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या ये सच में प्राइमोडियल सेराफियन बॉडी है? पूरे 1 लाख सालों में उसने ना जाने कितने पुराने रिकॉर्ड्स पढ़े थे। उसे अच्छे से पता था कि तीनों लोगों में कल्टीवेशन की कुल 36,000 मशहूर बॉडीज हैं, और उन सब में नंबर 1 पर आती है प्राइमोडियल सेराफियन बॉडी। ये वो बॉडी है जिससे कोई चाहे देवताओं का रास्ता चुने या दानवों का, वो दोनों के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकता है। इसका पूरी कायनात में कोई मुकाबला नहीं है। मेरे इस छोटे भाई के पास वाकई वो नंबर 1 बॉडी है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान आ जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि 1 लाख साल की इतनी तगड़ी तैयारी के बाद भी वो पैदा होते ही हार जाएगी, वो भी इतनी बुरी तरह। भले ही मैं सिर्फ बॉडी के मामले में हार गई हूँ, लेकिन आखिरकार तुम्हारी कामयाबियां कभी मेरी बराबरी नहीं कर पाएंगी। ऑरोरा ने इस जन्म के लिए 1 लाख साल तैयारी की थी। प्राइमोडियल अर्थकोर और सॉवरेन अर्थबोन तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे चलकर ऐसे अनगिनत खजाने और मौके उसका इंतजार कर रहे थे, जिन्हें वो अपनी बॉडी में समाने वाली थी। और सबसे कीमती चीज, उसके पास पूरे 0.0000 साल का कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस था, जिसकी बराबरी कोई न्यू बॉर्न बेबी कभी नहीं कर सकता। ये सोचते ही ऑरोरा को थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन भाई, ठीक उसी के बाद मैं उसी कमरे में दोबारा चेक इन करता हूँ और मुझे इनाम में मिलती है